स्टार्ट कीजिए। हो गया। ओके, तो हम लोग अभी लास्ट 2 क्लासेस में क्या किया था? एक क्लास में हमने जस्ट डिस्कस किया है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, दूसरे क्लास में डिस्कस किया था कि सीडीएफ क्या होता है, दोनों को डिफाइन किया था। सीडीएफ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग अभी आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। सो जो रैंडम वेरिएबल होगा, मेनली यहाँ पे 3 टाइप का हम पढ़ेंगे। पहला होगा डिस्क्रीट, दूसरा होगा कॉन्टिन्यूअस, और एक तीसरी कैटेगरी का आएगा नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस, जो डिस्क्रीट भी नहीं होगा कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, है ना। तो नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो ये आपका है मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड, ये है। चलो तो वन बाय वन डिफाइन करते हैं कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है, कौन सा रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा मिक्स्ड है, कैसे डिसाइड करें? कोई बताइए, आप लोगों को आइडिया है हाउ टू चेक कि कोई रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है या मिक्स्ड है? जोर से बोलो, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? साउंड कम है क्या यहाँ पर? रुको रुको एक मिनट, यहाँ साउंड बढ़ाता हूँ शायद। हाँ बताओ, क्या कह रहे थे? जोर से बताओ फिर से। हाँ ओके। तो डिस्क्रीट सेट का मतलब क्या होता है ना, हमें डिफाइन करना है कि कोई रैंडम वेरिएबल कब डिस्क्रीट होगा। तो सिंपल यहाँ पे है कि मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, हमने पढ़ा था ना कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है ओमेगा टू आर, है ना, सैम्पल स्पेस टू रियल नंबर। तो फंक्शन है, तो उसका डोमेन, जैसे रैंडम वेरिएबल का डोमेन क्या है? सिग्मा फील्ड। कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। तो रेंज आपको निकालना पड़ेगा, फिर रेंज डिसाइड करेगा कि ये क्या है, मतलब डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो यहाँ सिंपल होगा कि रैंडम वेरिएबल x is, so a random variable x is discrete random variable if and only if रेंज, है ना। बाद में इसको हम कहेंगे सपोर्ट, अगर वर्ड सपोर्ट आएगा कि सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। सपोर्ट और रेंज में अलग थोड़ा डिफरेंस है, बट सपोर्ट में ना, सपोर्ट में वही पॉइंट्स आएंगे जहाँ पीएमएफ पीडीएफ नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पे बात करूँ रेंज जो है, मतलब मोर और लेस सपोर्ट कहीं ना कहीं रेंज से रिलेटेड ही है। तो रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल जो होगा, रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल इज अ काउंटेबल सेट, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक काउंटेबल सेट है। तो रेंज क्या होता है? फंक्शन में रेंज क्या होता था कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। तो उस तरह से जो होगा वो काउंटेबल सेट होगा। या इसी को आप दूसरे किसी बुक में डेफिनेशन देखेंगे तो वो लोग ऐसा लिखता है कि, दूसरे वर्ड्स में अगर लिखूं मैं कि let x be a random variable defined on probability space, है ना, defined on probability space मान लो ऐसा है ओमेगा और जी, सिग्मा फील्ड अगर दिया हो सका, ठीक है, और पी, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन है? लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन द प्रोबेबिलिटी स्पेस दिस। तो आपको ये बोलेगा कि एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन दिस। सो ये जो x है, रैंडम वेरिएबल x इज डिस्क्रीट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, है ना। ये लोग क्या लिखते हैं? देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सेट, है ना। डिस्क्रीट सेट कहीं ना कहीं काउंटेबल सेट ही था। सो देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सेट, कोई भी ले लो, एस चाहो तो, फॉर एग्जाम्पल एस
सच दैट कि प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू s इज इक्वल टू 1, है ना। तो कुछ बुक में ऐसा भी डेफिनेशन आपको मिल सकता है, बट सेम है दोनों। यहाँ भी यही बोलने की कोशिश करें, रेंज है जो काउंटेबल सेट है। तो जब रेंज काउंटेबल सेट है तो इसमें क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 1 ही आएगी, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए डेफिनेशन पढ़ के, और नहीं समझ आ रहा पूछिए, जस्ट एक बार तुम लोग डेफिनेशन रीड कर लो। तो देखिए तो क्या होगा, ठीक है भाई। तो कोई भी अब तक जितने भी मैंने रैंडम वेरिएबल डिस्कस किए हैं क्लास में जनरली, जो डिफाइन कर रहा था रैंडम वेरिएबल जब हम, तो सब डिस्क्रीट ही था मेनली। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये ले लो, जैसे हम लिख रहे थे ना, जैसे मान लो अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, मान लो ये है कि कॉइन को 3 बार टॉस किया हमने, है ना। तो अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। तो अब आपको इसमें क्या होगा, एक्स अगर, तो ओमेगा तो जानते ही हैं आप। तो जी, अच्छा हाँ, रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिस्क्रीट इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ काउंटेबल सेट एस सच दैट प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू एस इज 1, ठीक है ना। जब मैंने कहा एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो सैंपल स्पेस आप सब लोग जानते हैं कि एच एच एच, जैसे एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी, ये मेरे पास है। अब क्या करना आपको कि एक्स अगर मैं डिफाइन करता हूँ, जैसे हर बार डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ हेड्स ओब्टेन्ड, ठीक है। तो आपको बताना है, तो ऑब्वियसली हम ना रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या करेगा रैंडम वेरिएबल, ईच आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस को किसी ना किसी रियल नंबर के साथ मैप करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रेंज ऑफ एक्स, यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है उसका रेंज क्या है ना। रेंज फंक्शन का जैसे निकालते हैं वैसे ही रैंडम वेरिएबल भी तो फंक्शन ही है। सो व्हाट इज रेंज ऑफ एक्स, इसमें एक्स का रेंज क्या है ना। तो सिंपल है ना, तो आप क्या करेंगे, एच 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 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे 3 आएगी, एच एच टी के करस्पॉन्डिंग 2 आएगी, एच टी एच की करस्पॉन्डिंग 2 आएगी, और सेट हम लिख रहे हैं, रेंज एक सेट है, तो सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे हम, है ना। तो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे एच टी टी, तो यहाँ एच 1 है, यहाँ 2 है, लिख चुके हैं 1, है ना, यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। तो यही रेंज है 3 2 1 0 या 1 0 1 2 3। तो रेंज क्या है, ये फाइनाइट सेट है। आपने देखा था कि फाइनाइट सेट हो या काउंटेबली इन्फाइनाइट सेट हो, दोनों मिलके क्या बनाता है, काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट क्या है, तो फाइनाइट या काउंटेबल, ये फाइनाइट सेट है, तो ये भी एक काउंटेबल सेट है। सो दिस इज काउंटेबल सेट, है ना। सो दिस इज अ काउंटेबल सेट, और इसीलिए जो x मैंने डिफाइन किया है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। देयरफॉर x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इस तरह से। ओके okay?
आते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे। तो क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है। जैसे कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। कोई बताओ। ओके, बट इंटरवल में तो जैसे, तो आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं कि जो रेंज होगा वो अनकाउंटेबल सेट होगा, क्योंकि इंटरवल अनकाउंटेबल होता है। सो देखो यहाँ पे जो हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल उसका रेंज काउंटेबल है, कॉन्टिन्यूअस का रेंज अनकाउंटेबल है, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का रेंज भी अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे इसका डेफिनेशन ऐसा है, मैं सिंपली देता हूँ। तो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, या सीधा से लिखता हूँ, a random variable x is continuous if and only if, चलो ऐसे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। एक तो ये डेफिनेशन है। अच्छा, हम CDF के थ्रू डिफाइन कर सकते थे। चलो अभी एक डेफिनेशन ये लिख देता हूँ मैं, है ना। जैसे आप देखोगे जनरली बुक्स में क्या है, CDF के थ्रू भी लोग डिफाइन करते हैं कि, या CDF थ्रू मैं थ्योरम लिखूंगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है देखो ध्यान से, कि एक रैंडम वेरिएबल x है वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। सो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सो ऐसा होगा, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी, चाहे वो पॉइंट कुछ भी ले लो। तो ये एक डेफिनेशन है। अब इसका एग्जाम्पल के लिए मुझे वो लिखना पड़ेगा, जैसे ऐसे कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जैसे अभी के लिए मान लो, चलो हमने कोई, क्योंकि इसको एग्जाम्पल से अभी थोड़ा बनाना मुश्किल होगा क्योंकि हमें PDF अभी पढ़ानी है ना, PDF क्या होता है। तो मैं इसको उसके थ्रू डिफाइन कर देता हूँ, CDF के थ्रू, या फिर एक काम करते हैं, चलो चलो यहाँ से भी तुम्हें समझ आएगा। देखो इससे पहले इसमें बात करता हूँ मैं। तो ये क्या लिखा था हमने, डिस्क्रीट लिखा था ना यहाँ पे। तो ये क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कि एक रैंडम वेरिएबल x है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल इज अ काउंटेबल सेट। ठीक है, कल हम लोग कुछ CDF बनाए थे ना, तो जैसे मैं कुछ अभी जैसे यही एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ, जैसे ये एग्जांपल लिखा था। तो ये जो एग्जांपल आपने लिखा, मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक तो आएगा कि प्रोबेबिलिटी एट ईच पॉइंट, जैसे बोलेगा x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, देन x इज इक्वल टू 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है ना। देन होगा आगे कि x इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 0 का मतलब है कि, है ना, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या था, ट्रिनिटी। सो 1 आउट ऑफ 8, है ना, फिर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, एक हेड आएगा, तो इसमें आपके पास आ जाएगा कितना, 3 आउटकम है, 3/8, 3/8, 1/8, यही है। तो इसको बाद में हम इसी को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये जो लिखा है ना मैंने अभी, ये PMF है, जो कि लोअर क्लास में आप लोग 11th-12th में इसको वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बोल देता है कि किस पॉइंट पे कितना प्रोबेबिलिटी है। तो है ना, 11th-12th क्लास में अगर आपने देखा होगा तो इस तरह का टेबल बनाता था वो, टेबल में एक तरफ x एक तरफ px, तो उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखता है। तो आगे अभी इसको हम PMF बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा ये इस रैंडम वेरिएबल को। इसको मैं डिफाइन करूँगा, अभी डिफाइन नहीं किया है। तो बाकी अभी CDF हमने डिफाइन किया था, तो हमें बताना है कि CDF क्या होगा x का, CDF ऑफ x, है ना, ये किसके इक्वल आएगा, fx ऑफ x। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि लास्ट क्लास में, है ना, दिस,
तो बताइए सी डी एफ किसके इक्वल आएगा? सी डी एफ ऑफ एक्स है ना, यही नोटेशन है इसका, ये इसको ऐसा लिख दो। तो आपने रेंज देखा, रेंज क्या है? 0 1 2 3, तो ये तो लिख सकते हैं सब लोग। इसको अगर तुम लिखोगे, अच्छा मैं लास्ट क्लास में ग्राफ बना के भी दिखा रहा था ना, कुछ जैसे क्वेश्चन में चेक करना था कि सीडीएफ है कि नहीं है, तो क्योंकि ग्राफ से इजी होता है डिसाइड करना। तो अभी देखो जैसे यहाँ पे x लेस देन 0 है, तो सब लोग सीडीएफ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो आई होप आपको पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। x मोर देन इक्वल लेस देन 1, तो 0 वाली प्रोबेबिलिटी आएगी 1/8। x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, तो यहाँ 0 वाली प्रोबेबिलिटी आएगी और 1 वाली प्रोबेबिलिटी दोनों आएगी, ठीक है। जब x मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3 है, तो 0 वाली 1 वाली 2 वाली, समझ आ रहा है ना? तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, 1/8 प्लस 3/8, ये हो गया, जैसे ये हो गया 4/8, यहाँ हो जाएगा 4/8, अब ये तीनों ऐड हो जाएगा तो 7/8, और यहाँ जब होगा x मोर देन इक्वल टू 3, तो वहाँ आ जाएगा 1। तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना हाउ टू राइट CDF? ये लिख सकते हैं इजीली कि CDF लिखते कैसे हैं। तो ये CDF है रैंडम वेरिएबल का। अब क्या होगा यहाँ से, इसका ग्राफ बना सकते हो, आप लोग जानते हो हाउ टू मेक ग्राफ। इसका ग्राफ बनाओ जरा। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ अगले पेज पे कि CDF ऑफ x का, तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? सो हम लोग ग्राफ किसका बना रहे हैं? x वर्सेस CDF, x वर्सेस CDF। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो क्या था ये, एक तो 0 1 2 3, तो बिफोर 0 ग्राफ 0 है, फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 से पहले, और 0 के बाद 0 से 1 के बीच क्या है, 1/8। तो चलो मान लो ये है, यहाँ से ये नंबर है 1/8, 1 से 2 में क्या था, 4/8, 1/2, 1/2 जो कि 4/8 ये होगा, यहाँ ओपन रहेगा। और आगे 2 से 3 में कितना था, 1 नहीं, 2 से 3 में था 7/8, 7/8, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 7/8, और 3 के बाद 1, तो इसे 1 मान लो यहाँ पे है ना। तो ये उस जो हमने पीछे CDF लिखा है ना उसका ग्राफ है, ये इस वाले फंक्शन का ग्राफ है, ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ ये है, ठीक है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ, ओके जी, देख लो इस फंक्शन का ये ग्राफ है। अब आप क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा फंक्शन बोलते हो इसको? हाँ, स्टेप फंक्शन, ठीक है ना जा रहे हो? हाँ, डिसकंटिन्यूअस तो होगा ही। तो देखो जिस भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, जहां जहां पॉइंट पे जंप है वहां क्या हो रहा है चेक करो। हम्म, देखिए तो हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ना, मतलब ये स्टेप फंक्शन बोलते हैं इसको, पीस वाइज कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं। पीस वाइज कॉन्स्टेंट क्या होता है कि -∞ से 0 में कांस्टेंट है, 0 से 1 में कांस्टेंट है, 1 से 2 में कांस्टेंट है, 2 से 3 में कांस्टेंट है, 3 से इन्फिनिटी में कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये पीस वाइज कांस्टेंट या स्टेप फंक्शन आपने सुना होगा, इसका नाम स्टेप फंक्शन है, पीस वाइज कांस्टेंट है। तो डिस्क्रीट का ग्राफ हमेशा ऐसा होगा, कभी भी डिस्क्रीट ग्राफ में ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा कभी भी, है ना। वो वजह है उसकी, क्योंकि आप देख रहे हैं डिस्क्रीट में क्या होता है, सिर्फ पॉइंट पे मास यहाँ पे है। अच्छा ये देखो कितने का जंप है, जैसे आप कह रहे थे ना डिसकॉन्टिन्यूअस है, यस। सो किस किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने का जंप है, ये जंप का लेंथ कितना है, तो ये 1/8 - 0, तो जो x बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी आपको पता है ना 1/8 है, प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, ये कितने का जंप है, जंप समझ आता है ना
कि ये इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, जंप का लेंथ कितना है ना। सो व्हाट इज द, है ना, तो 1/2 माइनस 1/8 कर लेंगे तो ये 3/8 है। और यही प्रॉपर्टी आई थी, x बराबर 2 निकालेंगे तो 2 पे कितने का जंप है, यहाँ पे 7/8 माइनस 4/8, यहाँ भी 3/8 आएगा। और x बराबर 3 पे आपका 1/8 का जंप है। और बाकी किसी पॉइंट पे जंप जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि चलो x बराबर जैसे यहाँ पे है 2.5, 5/2, तो उस पे कितने का जंप है, जैसे x बराबर 5/2 है तो 5/2 का 2.5 से कोई जंप नहीं है, तो ये किसके इक्वल आएगी, ये 0 के इक्वल आएगी। इनफैक्ट जो पीछे लिखा था हमने, जैसे यहाँ पे आप देखो कि जब हम ये लिखते हैं कि इस पॉइंट पे इतना मास है, इसका क्या मतलब है, ये रेंज है जिसको बाद में हम सपोर्ट बोलेंगे। सपोर्ट, इन्वर्टर बिल्कुल लोड नहीं ले रहा है अजीब है। ओके, तो अरे यार ये बंद हो गया, हाँ इसीलिए शायद मतलब ना। जी जी जी, ओमेगा का रोल खत्म हो गया, अब हम लोग एक्स पे बात करेंगे। ऐसे कैसे चलेगा, ये तो बार बार कट जाएगा। एक तो ऐसे ही लेट स्टार्ट किए थे आज हाँ मतलब ये स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए बंद कर दे रहा है, ये लोड नहीं ले पा रहा है। जैसे अभी स्मार्ट बोर्ड बंद इसलिए चल रहा है ना, स्टार्ट करूंगा तो वो फिर शट डाउन, अभी बंद है इसलिए चल रहा है, अभी इसको स्टार्ट करेंगे वो फिर चार्ज नहीं है, मुझे लग रहा है लाइट नहीं थी तो देखते हैं। हाँ आप क्या कह रहे थे, ओमेगा का, कोई ओमेगा क्या कर रहा था, जो स्मॉल ओमेगा की बात करें कैपिटल ओमेगा की, सैंपल स्पेस की ना। तो सैंपल स्पेस, तो अब रैंडम वेरिएबल क्या करता है, सैंपल स्पेस को एक नंबर पे मैप कर दिया। है ना, और इसमें तो अंधेरा हो गया होगा, इसको ऑन करेंगे फिर बंद हो जाएगा, तो वहीं से लेना पड़ेगा। हाँ चलो कोई नहीं, डिस्कस कर लेता हूँ तो ऐसे, क्योंकि ये लाइट शायद नहीं थी दिन में आज, तो ये इन्वर्टर चार्ज नहीं हुआ है तो ये लोड नहीं ले पा रहा है। तो मैं अगली क्लासेस होंगी फिर मैं लैपटॉप से लेना पड़ेगा क्लास। तो एनीवे हाँ, ओमेगा का रोल खत्म हो गया, इसकी वजह ये है कि रैंडम वेरिएबल करता क्या है, ओमेगा को एक्स नंबर में मैप कर देता है, तो हम सिर्फ नंबर के टर्म्स में बातें करेंगे। अब हम लोग ओमेगा के टर्म्स में बात नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर के टर्म्स में बातें करेंगे ना। सो ये चीज़ है। तो हम लोग सिर्फ बातें करेंगे नंबर के टर्म्स में कि जो नंबर है वो कैसा है, तो उसके टर्म में सिर्फ बातें होंगी। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सैंपल स्पेस की कोई रोल नहीं आ रहा ना, वो इसलिए है क्योंकि वो रैंडम वेरिएबल आ गया। जैसे मैं x बराबर 1 लिख रहा हूँ, जहाँ पे अभी देखा कि x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी 3/8 लिखा मैंने, तो इनडायरेक्टली वो आप वहाँ निकाल रहे हैं जहाँ पे एक हेड आ रहा है, तो हम नंबर के टर्म्स में बातें करेंगे, तो अब सैंपल स्पेस नहीं आएगा अब। यस यस, जैसे एक कॉइन को हमने टॉस किया रिपीटेडली अंटिल वी गेट, या मैं ऐसा बोलूं कि नंबर ऑफ टेल्स बिफोर गेटिंग फर्स्ट हेड, तो इसका रेंज क्या आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ टेल्स बिफोर गेटिंग फर्स्ट हेड। तो सोचिए, एक पहला हेड आने से पहले क्या लगता है आपको कितनी बार टेल आ सकता है, एंड सो ऑन इन्फिनाइट, तो इसका रेंज इन्फिनाइट आएगा इस केस में, है ना। लेकिन काउंटेबल इन्फिनाइट होगा, अनकाउंटेबल इन्फिनाइट नहीं होगा। मतलब जो भी रेंज होगा वो नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, इस तरह से हो सकता है, रियल नंबर नहीं बनेगा। रियल नंबर मान लो रेंज आ गया तो फिर उस केस में वो कंटिन्यूअस या मिक्स रैंडम वेरिएबल होगा, जो कि आगे के केसेस हैं, है ना। तो अभी जिसमें क्या बताना चाह रहा था कि CDF जो है ना वो हमेशा स्टेप फंक्शन होगा, और जिस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी है डिस्क्रीट में, उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी आएगी। और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का जब मैं CDF बनाऊंगा ना, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा सपोर्ट पे, या एटलीस्ट ये बोलता हूँ वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा
जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, मतलब कोई भी देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो एक भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी, तो कहीं पे जंप नहीं होगा, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूटी जहाँ आ रही वहीं पे जंप आ रहा है ना, तो जंप आ रहा है उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि कहीं पे जंप नहीं होगा, क्योंकि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इसलिए किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, जो कि मैंने डेफिनेशन लिखा था। तो मैं भी अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा, मुझे लग रहा है आज आप लोगों का क्लास हो नहीं पाया ठीक से, है ना, क्योंकि अभी 7 बजे तो स्टार्ट ही किए थे, लेकिन ये लाइट नहीं है तो मुझे रूम पे जाना पड़ेगा अब, तो उसके बाद होगा। ठीक है, अभी के लिए आज मुझे लगता है स्टॉप करता हूँ, या क्या करूँ, फिर रूम पे जाऊँ, जाते जाते आधा घंटा लग जाएगा मुझे, तो क्लास टाइम भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। तो बाकी अब अगर पढ़ के देखो आप लोग, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, मिक्स्ड क्या है। कल सेम टाइम पे क्लास होगी, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर प्रैक्टिस आप डीपीपीज बहुत सारे हैं, जो एक फोल्डर है ना मैथ स्टैट्स मिक्स्ड है, हाँ सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो बेसिक अगर ऐसे प्रैक्टिस करना है तो आप किसी बुक का भी हेल्प लो, इनिशियली आप कोई भी एक बुक लो, उसको फॉलो करो, पढ़ो रैंडम वेरिएबल क्या है। हाँ हाँ, गुप्ता कपूर अच्छी बुक है, आप गुप्ता कपूर देखो, कि जहाँ रैंडम वेरिएबल स्टार्ट हुआ है उसको आप पढ़ना शुरू करो, उसके एग्जाम्पल्स देखो, उसके है ना, देखो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थ्योरम्स है, उसके आप फॉलो कर सकते हो। तो इनिशियली जैसे मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आप कोई बुक को फॉलो करो। जब एक बार टॉपिक खत्म हो जाएगा तब असाइनमेंट करो, डीपीपी करो। डीपीपी में क्या है ना एक्चुअली, क्योंकि मिक्स्ड है, सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन वैसा है कि सारे क्वेश्चन है ना उससे मिक्स करके बनाए गए हैं, तो वैसा नहीं है कि सिर्फ इस पे होगा। तो इनिशियली आप बुक का हेल्प लो, बुक पढ़ के समझने की कोशिश करो। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद आपको बुक समझ आना चाहिए, नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन पूछो कि क्यों समझ नहीं आ रहा है ना, तो जहाँ डाउट है वहाँ पूछोगे, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी ठीक है ना, अभी डिस्क्रीट में डिस्कस कर, डिस्क्रीट डेफिनेशन लिखा हूँ आज, और डिस्क्रीट का भी थ्योरम लिखना था मुझे, कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF हमेशा स्टेप फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो स्टेप फंक्शन क्या होगा, पीस वाइज कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा हमेशा। और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डेफिनेशन लिखा था मैंने, कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो आएगी, मतलब किसी भी पॉइंट पे, एग्जैक्ट पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी कॉन्टिन्यूअस में हमेशा। और उसका CDF एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, तो कभी भी CDF डिसकॉन्टिन्यूअस हो नहीं सकता, तो CDF में कभी जंप नहीं आएगा, तो किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। तो यही एक प्रॉपर्टी है कॉन्टिन्यूअस, इसका सपोर्ट अनकाउंटेबल सेट होगा, एंड CDF इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इफ एंड ओनली प्रॉपर्टी है कि x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली CDF is a step function. X is a continuous random variable if and only if CDF is a continuous function. नॉर्मली आप क्या जानते हैं, CDF राइट कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन अगर रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस है तो CDF लेफ्ट कॉन्टिन्यूस राइट कॉन्टिन्यूस दोनों होता है, इसीलिए कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो अगर कोई रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उसका CDF एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाता है। डिस्क्रीट में जरूरी नहीं कॉन्टिन्यूस होगा, डिस्क्रीट में सिर्फ राइट कॉन्टिन्यूस होगा, मिक्स्ड में सिर्फ राइट कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, हाँ हाँ वो तो CDF की प्रॉपर्टी है कि राइट कॉन्टिन्यूस तो होगा ही, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट द पॉइंट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल हो जाएगी। राइट कॉन्टिन्यूस के लिए सिर्फ चाहिए वैल्यू एट द पॉइंट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होने चाहिए, ये चीज़ है। ठीक है, क्योंकि ये मैं ओपन अभी इसको ऑन करूंगा फिर वो सिस्टम डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो इन्वर्टर में इतना बैटरी नहीं किसका लोड ले पाए, तो इसलिए मुझे लग रहा है यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, है ना। बाकी कल से कंटिन्यू करता हूँ, आज आप लोगों को ठीक से क्लास हो नहीं पाई, तो कल मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस मिक्स्ड। मे बी 6 to 8 आप लोग फ्री रहते हैं क्या? हाँ हाँ, अभी डाउट क्लास हो गई, क्लब 2 की क्लास हो गई, लैपटॉप पे होगी, मैं रूम पे भी जाऊँगा, ये तो मेरा सेटअप है जहाँ पे बाहर हूँ मैं, रहता जहाँ पे हूँ वहाँ से मुझे भी क्लास लेना पड़ेगा जाके, है ना। तो करता हूँ उसका कुछ, है ना। हाँ एग्जैक्टली exactly. बिगिनर जो लोग हैं ना वो प्रसन्ना साहब एक बार ठीक से कर जाओ, खुद से भी कर सकते हो, जो मैंने नहीं भी पढ़ाया ना, क्योंकि वो बहुत इजी लेवल की बुक है, लेकिन वो सफिशियंट नहीं है। वो इनिशियल लेवल बहुत अच्छी बुक है, लेकिन वो एग्जाम के लेवल तक नहीं जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन उसे मुश्किल आते हैं, तो वो PYQ असाइनमेंट हमारा कर लोगे तो लेवल अचीव हो जाएगा। लेकिन थ्योरी समझने के लिए, डेफिनेशंस के लिए, थ्योरम्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए, उसमें एग्जाम्पल सॉल्व खूब है, हर एग्जाम्पल के साथ हर चैप्टर में एक्सरसाइज में 15-20 क्वेश्चन है, 10-20 क्वेश्चन है, वो आप कर लो तो ठीक है, तो उससे आपका अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, टॉपिक की समझ हो जाएगी। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत आसान आसान है प्रसन्ना साहू में,
लेकिन आपकी समझ अच्छी हो जाएगी, चीज़ें समझ अच्छी आ जाएगी। नहीं समझ आ रहा पूछो, कोई एक बुक को फॉलो जरूर करो, उससे बुक में चीज़ें बहुत डिटेल में लिखी रहती हैं, तो उसको आप रीड करो और जहाँ समझ नहीं आ रहा डिस्कस करो, एग्जाम्पल देखो, थ्योरम्स पढ़ो, थ्योरम को समझो, है ना। फिर उसको आप देखो एक्सरसाइजेज अगर कर पाते हो एक्सरसाइजेज ट्राई करो, नहीं हो रहा तो फिर डिस्कस करो, ग्रुप में डिस्कस करो या मुझसे डिस्कस करो। बट प्रसन्ना साहू ठीक बुक है। इनिशियली जब मैं 2019 में स्टार्ट किया था पढ़ाना, 19-20 में जैम का, तो मैं प्रसन्ना साहू ही कराता था। फिर धीरे धीरे अभी रोहितकी का फॉलो करता हूँ। तो वैसे होता है एक टाइम बाद बोर हो जाता हूँ कि उससे तो थोड़े लेवल इंक्रीज हो जाता है इस तरह से। आ जाती है एक्चुअली, माइक चेंज किया ना, ये माइक वो है क्या बोलते हैं इसे, ये नॉइज कैंसिलेशन माइक है, सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी। इवन माइक मैं थोड़ा दूर कर दूंगा आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो ये है, वो पहले आती है छोटे वाला माइक, तो वैसा भी हो सकता है, उसके लिए कुछ करना है। कैसे आ जाएगी वहाँ से? अच्छा, तो वो डाउट क्लास में कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा ना, ताकि पता चले बच्चा पूछ क्या रहा है ना। हम्म। हाँ, बच्चों को पता नहीं चला बच्चा पूछा क्या है, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा है ना कि ये नॉइज नहीं पता। हाँ, वहाँ सेटिंग हम चेंज कर देंगे तो वैसा होगा, क्योंकि यहाँ सिस्टम से आवाज़ तो लाउड आता है लेकिन ये कैच नहीं करता है, तो जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ही कैच करेगा। तो वैसा हो सकता है, तो उसके लिए चेंज करना पड़ेगा। तो करते हैं ऐसा, डाउट क्लास में वो कर देंगे, ये सिस्टम रहेगा तो। आप अभी आसान, तो आप लोग बिगिनर जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले लोग हैं, अच्छा ये लिख तो सकता नहीं मैं तो प्रसन्ना साहू की एक बुक आती है, आप गूगल कीजिए, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स होगा वही प्रसन्ना साहू। तो वो बुक आप एक बार खुद से कंप्लीट कर सकते हैं खुद से भी, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया, डेफिनेशन पढ़िए समझिए, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक आपका है तो गुप्ता कपूर वाली बुक फॉलो कर सकते हैं आप, लेकिन गुप्ता कपूर में बहुत कुछ है, तो आपको देखना है सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें ही आप फॉलो करो। ये है, तो कोई एक बुक उठा लो, वीके रवैत की, कैसेला बर्गर, ये थोड़े उन बच्चों के लिए जिनको ऑलरेडी बीएससी में बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाई किया है, उनका ऑलरेडी एक लेवल है, तब वो वीके रोहतगी वाली बुक जो हो गई, रोहतगी की बुक है या कैसेला बर्गर की है या आगे और भी जो फॉरेन ऑथर्स की बुक हैं, तो वो आपको अभी मुश्किल होगा। तो आप इंडियन ऑथर वाली बुक पढ़ो, तो प्रसन्ना साहू वाली एक बुक है उसको आप कवर करो अभी, और साथ में पीवाई क्यू असाइनमेंट कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ है। और उसके लिए गुप्ता कपूर दूसरा ऑप्शन है, गुप्ता कपूर भी अच्छी बुक है उसमें, लेकिन वो एक्चुअली सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए लिखा गया है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, लेकिन उससे भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आप ढंग से फॉलो करते हो तो कोई भी एक बुक देख लो, प्रसन्ना साहू की बुक या फिर गुप्ता कपूर वाली, ठीक है। हाँ, वही वही उसी की बात कर रहा हूँ, गुप्ता कपूर, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स हेडिंग है, और ऑथर का नाम है वीके गुप्ता एंड आई थिंक कपूर, है ना, गुप्ता एंड कपूर उनका ऑथर है। एफएमएस शॉर्ट में बोलते हैं, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। हाँ हाँ, हो जाएगा, मैं इसको देखता हूँ, अगर ऐसा ऑप्शन होगा, हमारे टेक्निकल टीम है उनको बोलूँगा तो वो कर देंगे, तो वैसा होगा तो सही रहेगा ना। तो उससे आपको वो, जैसे आप जो बोल रहे हैं अभी वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ वही रिकॉर्ड होगा, तो वैसे सही रहता है कि जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहा है उसको पता है कि बच्चा क्या पूछा और मैं क्या जवाब दे रहा हूँ, तो वो अच्छा रहता है। तो वैसा हो जाएगा, अगले क्लास से मैं बोलता हूँ कर देगा, तो है ना। तो अच्छा रहेगा, उससे साउंड आएगा तो बाद में रिकॉर्डिंग में लोगों का हेल्प होगा। ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। आज अनफॉर्चुनेटली क्लास नहीं हो पाई, बिकॉज एक तो आधा घंटा मेरा वो मीटिंग चल रहा था सर से, तो उसमें लेट हो गया, फिर अभी वो नहीं है, इन्वर्टर चार्ज नहीं है, तो स्मार्ट बोर्ड ऑन नहीं होगा, तो क्लास तो अभी दूसरा बजे क्लास होगी, एकलव्या 1 की क्लास होगी, अर्जुना की क्लास होगी, डाउट क्लास भी होगी। कौन सी बुक की? हाँ, उसका हेडिंग है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी आई थिंक, प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ऐसा हुआ, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट, गूगल कीजिए, इसका हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा आपको, उस पर ही मिलेगा, गूगल पे पीडीएफ मिल जाएगा, गूगल पे जस्ट टाइप कीजिए आप कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बाई प्रसन्ना साहू, उसका पीडीएफ आ जाएगा सीधा। ये प्रसन्ना साहू यूएस में प्रोफेसर हैं, वहाँ किस यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने ठीक बना रखे हैं बुक, ये है गूगल करेंगे मिल जाएगा आपको, है ना, पीडीएफ आ जाएगा आपका। राउंड्स में छोटे छोटे चैप्टर बना रखे थे, पहले 19 चैप्टर जो उस बुक के फर्स्ट 19 चैप्टर पूरा जैम का ऑलमोस्ट 95% सिलेबस कवर करता है, कुछ टॉपिक नहीं है उसमें, तो 90% 95% सिलेबस कवर करता है, बाकी सिलेबस आपको बाहर से करने पड़ेंगे कुछ टॉपिक, तो वो तो मैं तो पूरा कराऊंगा ही क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी बुक्स फॉलो कीजिए, बुक से बहुत सी चीज़ें समझ बढ़ेंगी आपको, जब वो लोग थोड़े स्टेटमेंट लिख के समझाते हैं ना, तो ठीक है। चलिए, तो आज ही स्टॉप करते हैं, थैंक यू। कल मिलते हैं, कल सेम टाइम में क्लास में। मैं पूछ रहा था 6 to 8 अगर मैं क्लास कर दूं जिस दिन फिर रहूँगा, चल जाएगा? आप लोग 6 to 8 कर पाओगे? हाँ, तो जैसे कभी मैं अगर मैं जल्दी,
हाँ जल्दी अगर फ्री हो जाऊँ, क्योंकि वो 6:30 के चक्कर में फिर वो थोड़ा और डिले हो जाता है, तो ऐसा होगा तो 6 to 8 इसका टाइम कर देते हैं, तो दैट आपका सिलेबस थोड़ा फास्ट चलेगा, तो आप उस बैच के बराबर आ जाओगे 1-2 महीने बाद, तो फिर से एक साथ ही बनो, एकलव्य 1 एकलव्य 2 का बैच एक साथ ही कंप्लीट होगा ना, क्योंकि उनकी क्लासेस 1 घंटे सवा घंटे की होती है, तो अगर आपका 1.5 घंटे की या 1.25 घंटे की क्लास होगी तो बराबर सिलेबस आ जाएगा कुछ टाइम बाद। ये है। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ 6 to 8 इसमें क्लास लेने का, ठीक है। ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप कर देते हैं, चलिए थैंक यू। बाकी बैच की क्लास होगी वो मैं लैपटॉप से लूँगा रूम पर जाके, तो